हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं जीके जीएस की एक सीरीज, जिसमें एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के अनुसार जो है हम 25 क्वेश्चन प्रति यूनिट से जो है 3 क्वेश्चन लेते हैं और 25 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 100 प्लस फैक्ट जो है हम कवर करते हैं। आप एक क्वेश्चन को जो है देखने के बाद पूरे फैक्टों की जो हमारी ये सीरीज है इसे आप समझ जाएंगे। और यदि आप यह क्लास लगातार देखते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम आपको जिस दिन आप परीक्षा में जो भाग लेंगे तो उस दिन आपको इसका एहसास होगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और दोस्तों चलिए बात करते हैं। इसमें जो है सभी बातें बता दी। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसके पहले मैं कहूंगा कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, आखिर अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। तो चलिए दीपक सा जलना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम एक क्रम से लगातार चले आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मनुस्मृति की रचना किस कालखंड में की गई थी। तो आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि पता है तो उत्तर बताइएगा, अन्यथा जो है इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन तो ठीक ही ठाक है, प्रश्न आप देखेंगे और इसका जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने फैक्ट व्याख्या में दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से 10 गुना होते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं आपको, जो मैं यहाँ जो भी लिख रहा हूँ इसका पैनल पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी यदि नहीं मिलता तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जो है थोड़ा सा हिंट कीजिएगा, मैं वहां पर पीडीएफ हर दिन जो है रोज का भेजता हूं। चलिए, मनुस्मृति की रचना किस कालखंड में की गई थी। फ्रेंड्स हम बात करें जो हमारा नया सिलेबस है उसमें जो है हिस्ट्री के पार्ट में ये आपका मनुस्मृति अलग से जो है स्मृति ग्रंथ लिखा हुआ है। और स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या जो है 6 हुआ करती थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो प्राचीनतम स्मृति है वो कौन सी है, आपकी मनुस्मृति है। और इसकी रचना जो हुई थी दोस्तों शुंग काल में की गई थी, याद रखिएगा। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखिएगा कि मनुस्मृति में जो है क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात की जाए कि सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्मृति कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीनतम तथा महत्वपूर्ण स्मृति है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूं कि जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मृति है। दूसरे फैक्ट की बात की जाए कि मनुस्मृति के प्रथम टीकाकार कौन थे, तो दोस्तों यहां से जो है एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मनुस्मृति के प्रथम टीकाकार कौन थे। ये प्रश्न दोस्तों वो हैं जो या तो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इससे रिलेटेड या पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है। इसके जो प्रथम टीकाकार हैं वो कौन है, आपके विश्वरूप जो है इसके प्रथम टीकाकार हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और टीकाकार यदि आप नहीं समझते हैं दोस्तों, जो है उनकी कुछ कमियां इत्यादि का मूल्यांकन करके एक अलग से ग्रंथ जो लिखा जाता है उसी पर बेस वो क्या होती है, आपकी टीका होती है। और इसके जो टीका करने वाला होता है वो टीकाकार कहलाता है। इसके टीकाकार कौन है, विश्वरूप है। आपसे पूछा जाए कि जो मनुस्मृति है वह महिलाओं को वेद तथा संपत्ति पर अधिकार नहीं देती है। मतलब महिलाओं को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार और संपत्ति पर अधिकार नहीं देती है। आपने एमपीपीएससी मेंस 2022 अथवा 22 का शायद पढ़ा, हाँ 22 का पेपर था, उससे मैंने भी दिया था। तो उसमें देखेंगे तो एक प्रश्न आया हुआ था सौदायक और असौदायक। दोस्तों मनुस्मृति के संपत्ति के अधिकार से ही उठाया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार से कई श्रेणियों में बटा हुआ था, कभी मेंस के प्रश्न करवाऊंगा तो उसमें डिटेल में बात करेंगे हम। सौदायक असौदायक यही क्वेश्चन था। अगली बात की जाए कि नियोग प्रथा की निंदा करती है कौन सी स्मृति, मनुस्मृति, ध्यान रखिएगा, नियोग प्रथा की निंदा करती है। और नियोग प्रथा क्या होती थी, यदि किसी स्त्री के कोई संतान नहीं है और उसका पति जो है क्या हो जाता है, संतान प्राप्ति होने से पहले ही क्या हो जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो ऐसी अवस्था में संतान प्राप्त करने के लिए जो है अपने घर के यानी कि भाई, जो पति का भाई होता था या अन्य सगे संबंधी होते थे, उनसे संबंध स्थापित किए जा सकते थे संतान प्राप्ति करने के लिए। यह प्रथा क्या कहलाती थी, नियोग प्रथा कहलाती थी। इस प्रथा की मनुस्मृति क्या करती है, निंदा करती है। कौन सी स्मृति जो है गुलामी को अस्वीकार करती है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों कई स्मृतियां हैं, उनमें से एक स्मृति है आपकी नारद स्मृति, जो कि गुप्त काल में लिखी गई थी। नारद स्मृति क्या करती है, गुलामी को जो है अस्वीकार करती है। जबकि जो मनुस्मृति है दोस्तों, यह जो मनुस्मृति है यह क्या करती है, दास प्रथा और गुलामी को क्या करती है, स्वीकार करती है। 7 प्रकार के दासों की बात करती है मनुस्मृति। अगली बात करें किस स्मृति में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, तो दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें क्या की गई है, विधवा विवाह की जो है मान्यता प्रदान की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
दोस्तों दूसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न जो है हर बार एक दो प्रश्न पूछ रही है कथन को लेकर के, तो हमने कथन को लेकर के प्रश्न भी जो है बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था, इसके कार्यों ने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को बारूद के भंडार पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कथन जो ए.ओ. ह्यूम ने कहा था। जो लिटन था दोस्तों, एक खतरनाक वायसराय था। इसने कुछ इतने घटिया कार्य किए थे कि जो भारतीयों में इतना असंतोष व्याप्त हो गया था कि जिससे जो है ऐसा लग रहा था कि विद्रोह होना निश्चित है और जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है बहुत आवाजें उठने लगी थी। वो कौन से कार्य थे, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात की जाए कि दोस्तों इसका कार्यकाल कितना था लिटन का, तो ध्यान रखिएगा इसका जो कार्यकाल था आपका 1876 से लेकर के 1800 जो है 80 तक इसका क्या रहा है, कार्यकाल रहा है। दूसरी बात की जाए कि दोस्तों इसने जो है 1877 में क्या किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? इसी समय दोस्तों क्या था कि बहुत भयानक जो है अकाल पड़ा हुआ था भारत में, और अकाल के समय पर इसने क्या किया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस समय दोस्तों दिल्ली दरबार में जहां अकाल के समय पर 50 लाख लोग जो है किससे, भूख के कारण जो क्या हो गए थे, मृत हो गए थे। ऐसी अवस्था में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और इस दिल्ली दरबार में फ्रेंड्स महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया। क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया, और विक्टोरिया को जो है बुला करके यहाँ पर केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, किसे, लिटन को। तो ऐसे में जहां एक तरफ 50 लाख लोग मर गए हैं, वहीं जो है लाखों टन खाना जो है दोस्तों बर्बाद किया गया। आप जानते हैं कोई नेता आता है तो किस प्रकार का कार्य होता था। लोगों में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि ऐसी स्थिति में भी इन्हें क्या है, खुशी दिख रही है। अगली बात कीजिए, भयानक दोस्तों अकाल पड़ा था, तो हम जानते हैं ये आपका 1877 में जो है पड़ा हुआ था। और इसी के समय पर जब अकाल पड़ा, ये अकाल कहां पर पड़ा था, ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो है यह अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के समय पर जो है अकाल आयोग गठित किया गया था, और अकाल जो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछता है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है यह आयोग गठित किया गया था, 1878 में किया गया था। अगली बात करें, गलघोंटू एक्ट दोस्तों 1878 में जो है इसी के समय पर क्या आया था, गलघोंटू एक्ट आया था। और इसके माध्यम से जो है समाचार पत्रों पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। याद रखिएगा, यह जो है जिसके इस कानून के कारण जो समाचार पत्र प्रभावित हुआ था वो कौन था, सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र जो है दोस्तों इसके कारण बैन कर दिया गया था। और ये सोम प्रकाश समाचार पत्र किसका था, ईश्वर चंद्र जो है ये विद्यासागर का समाचार पत्र था, जो कि एक महान समाज सुधारक थे। अगली बात करें, इंडियन आर्म्स एक्ट इसी के समय पर लाया गया था। आर्म्स एक्ट लाया गया था, और दोस्तों इसके तहत जो है भारतीयों को जो है हथियार रखने पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन कार्यों से दोस्तों भारतीय बहुत ज्यादा असंतोष हुआ भारतीयों में, और जो है भारत में विद्रोह की आवाज जो है भड़कने पर लगी। तो इसी को देखते हुए ए.ओ. ह्यूम ने यह कथन कहा हुआ था। ए.ओ. ह्यूम की बात की जाए तो दोस्तों एक कांग्रेस के इस संस्थापक थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम इनका पूरा नाम था, और 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि राय परवाना नामक अधिकारी किस प्रकार के बाजार का प्रमुख होता था। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार व्यवस्था भारत में लागू की थी, और उसका उद्देश्य क्या था कि जो चीजें हैं उनके दाम को नियंत्रण करना। और जो राय परवाना नाम का अधिकारी होता था दोस्तों, 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए थे, उनमें से सराय ए अदल प्रकार का जो बाजार होता था उसका अधिकारी क्या कहलाता था, जो है राय परवाना कहलाता था। और जो गल्ला मंडी का अधिकारी होता था उसे सहना मंडी कहते थे। चलिए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में निम्न 4 प्रकार के बाजार होते थे। कितने प्रकार के बाजार होते थे, 4 प्रकार के बाजार होते। सबसे पहले था गल्ला मंडी, और यह जो दोस्तों बाजार था सबसे महत्वपूर्ण बाजार होता था, और इसमें जो है अनाज को गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता था, बेचा जाता था। अनाज का जो है बेचा जाता था, और इसका जो अधिकारी होता था, ध्यान रखिएगा क्या कहलाता था, सहना ए मंडी जो है इसका क्या होता था, अधिकारी होता था। दूसरी बात करें, यही दोस्तों क्या होता था, सबसे बड़ा बाजार कौन था, यही था, और यही सबसे प्रमुख बाजार होता। सराय ए अदल दूसरे प्रकार का बाजार होता था, और इसमें बात की जाए तो इसमें जैसे दोस्तों कपड़ा का हो गया, बाजार हो गया, और भी जैसे कि तो ये वाला कपड़ा का बाजार हो गया, और दैनिक यूज की सामग्री होती थी। सराय ए अदल का जो अधिकारी कहलाता था वो क्या होता था,
ये जो होता था इसका अधिकारी कहलाता था आपका राय परवाना, जो है इसका अधिकारी कहलाता था। राय परवाना जो है इसका अधिकारी होता था। अगली बात की जाए मवेशी दोस्तों, जो पशु पक्षी होते थे, दूध देने वाले पशु जो होते थे, उनका बाजार क्या कहलाता था? मवेशी कहलाता था। और एक जो होता था सामान्य बाजार होता था, जिसमें जैसे कि आपका डेली यूज का सामान है, नमक हो गया, धनिया मिर्च, ऐसी चीजें जो है यहाँ पर बेचती थी। ये 4 प्रकार के बाजार जो है किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किए गए थे। यह अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का दोस्तों एक पहलू है, और इसके माध्यम से क्या किया था उसने, जो है बाजार में मूल्य नियंत्रण किया था। क्योंकि मूल्य नियंत्रण के कारण ही क्या होती थी दोस्तों, कम कीमत में ही क्या होने लगी, उसकी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी थी। और जब कम कीमतों पर सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हुई तो सेना उसकी एक बड़ी मात्रा में जो है होने लगी, जिससे वह सैन्य उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में चौथे नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है चलिए हमारे पास में जो अगला प्रश्न है, जिसका चौथे नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा चलिए। तो रीवा जिले के सुप्रिया, सुप्रिया नहीं भाई, तो इसे रीवा जिले जो है यहाँ पर सुपिया होगा, पी है। रीवा जिले के सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आप जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो सामान्य तौर पर जो भारत के इतिहास में देखने को मिलता है वो कौन था संस्थापक है? आपका जो है श्रीगुप्त था। परंतु जो रीवा जिले में एक अभिलेख पाया गया गुप्त काल का, वो कौन था? सुपिया अभिलेख था। और इसके अनुसार जो संस्थापक बताया गया है, किसे बताया गया है? घटोत्कच को संस्थापक बताया गया है। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई गुप्त वंश के कुछ जो है और फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। दूसरी बात की जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो दोस्तों प्रथम था, इसने जो है क्या किया था? वास्तविक संस्थापक किया था। और इन्होंने जो है 319 ईस्वी में इसका जो है एक सम्मत भी चलवाया हुआ था अपनी स्वतंत्रता का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। अगली बात की जाए किसके दरबार में नवरत्न रहते थे, तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न हुआ करते थे। अगली बात की जाए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे, जिनका नाम था भाई, नाम शंकर राव ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने जो क्या की थी, उदय जो गिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफा है, उदयगिरी गुफा ये कहाँ पर है? विदिशा जिले में है। यहाँ पर जो है बराह प्रतिमा स्थापित की हुई थी। क्या की हुई थी? प्रतिमा स्थापित की हुई थी भगवान विष्णु की। तो ये प्रश्न क्या है आपके गुप्त वंश से संबंधित, ध्यान रखना। चलिए अगली बात करते हैं कि गुप्त कालीन नचना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों गुप्त काल के कई मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आप देखिएगा, आपसे पूछा जाए नचना कुठार का मंदिर कहां पर है, तो आप पहली बात ध्यान रखिएगा माता पार्वती का मंदिर है। और ये जो है आपका कहां पर स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। सागर में बात की जाए दोस्तों, एरण का जो विष्णु मंदिर है यहाँ पर स्थित है। सतना में बात की जाए तो अभी चलिए देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। नचना कुठार का मंदिर दोस्तों ये कहां पर स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है, माता पार्वती जी का मंदिर है। एरण का विष्णु मंदिर दोस्तों यहाँ पर जो है बराह मंदिर है, मतलब विष्णु जी का है, और ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यही जो है सागर दोस्तों, एरण जो समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर भी कहलाता था। भूमरा का शिव मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? यह जो शंकर जी का मंदिर है, और यह जो है आपका सतना जिले में स्थित है, यह भी गुप्तकालीन है। खोह का मंदिर नागौद सतना में स्थित है दोस्तों, यह भी आपका गुप्तकालीन मंदिर है। अगली बात की जाए तिगवा का विष्णु मंदिर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है, और यह है कटनी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, कई किताबों में, पुरानी किताबों में जबलपुर देखने को मिलता है, वर्तमान में कटनी में है। उदयगिरी की गुफा की बात करें तो दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? विदिशा में स्थित हैं। और यहाँ पर जो है विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे, उन्होंने बराह प्रतिमा स्थापित की हुई थी। बाघ की गुफाएं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ गुफा जो हैं, इसमें जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि कुछ गुफा में जो है गुप्त शासकों का योगदान है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। चलिए, और यहाँ पर जो है डेंजर फील्ड ने जो है इस गुफाओं की खोज की हुई थी, बाघेर नदी के किनारे हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों क्या है? गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में
कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त कालीन अभिलेख नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कई गुप्त कालीन दोस्तों अभिलेख पाए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, एरन अभिलेख। दोस्तों बटियागढ़ अभिलेख यह नहीं है। क्यों? क्योंकि बटियागढ़ अभिलेख ये आपका दोस्तों तुगलक वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुगलक वंश से संबंधित है। चलिए इनसे जुड़े हुए प्रश्नों की बात करते हैं। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? मंदसौर अभिलेख। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मंदसौर जिले में पड़ता है और इसे जो है विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख भी कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की हुई थी? ध्यान रखिएगा, वत्स भट्टी ने जो है इसकी रचना की हुई थी। अगली बात करते हैं सांची अभिलेख। दोस्तों यह आपका कहाँ पर पड़ेगा? रायसेन में। यह भी गुप्तकालीन अभिलेख है। सामान्यतः आप इसे नहीं पढ़ते हैं। इसमें जो दोस्तों एक गुप्त काल की जो है एक महिला है छोटे राजा की, जो क्या करती है? बौद्ध भिक्षु के दान करने की इसमें जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के जो है सागर जिले में स्थित है और 510 ईस्वी का अभिलेख है। भानुगुप्त के समय का अभिलेख है और इसमें दोस्तों सती प्रथा की प्रथम अभिलेखीय प्रमाण देखने को मिलता है। क्या? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो मैन अभिलेख जो है ये दोस्तों गुना अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर? अशोकनगर में अब कर देते हैं। अब जो है अशोकनगर में, पहले जो है गुना में हुआ करता था, अशोकनगर में है। और इसमें जो है दोस्तों राजा को क्या बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। शरदकालीन, मैं इतना लिख देता हूं, सूर्य की भांति बताया गया है। सुपिया अभिलेख जो है आपका ये कहाँ पर है दोस्तों? रीवा में पड़ता है। और गुप्त वंश का इसके तहत संस्थापक कौन है? घटोत्कच जो है इसके तहत संस्थापक है। तो ये दोस्तों क्या थे प्रश्न? गुप्त वंश के अभिलेखों से संबंधित थे। अब हम जो है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स यदि आपका सपोर्ट मिला तो निश्चित रूप से यह मेहनत दुगनी हो जाएगी। और जो मैंने 4 बार प्री में सिलेक्शन लिया हुआ है, इसका निःशुल्क आपको जो है फुल अनुभव देने का कार्य कर रहा हूँ। जरूर दोस्तों बड़ी कोचिंग को जिस प्रकार से आप देखने जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं वह लोग, फिर भी उनका नाम चलता है तो क्या होता है कि लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन आप मेहनत और गुणवत्ता के पीछे भी तो आइएगा और वास्तविकता की पहचान कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे दक्षिणतम भाग क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के जो तटीय मैदान है, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए थोड़ी सी पश्चिमी तटीय, जैसे ये वाला है आपका, यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने दक्षिण भारत का मैप यहाँ छोटा सा बना दिया है, तो यहाँ पर ये वाला दोस्तों तट है वो क्या कहलाता है? पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। अब इस पश्चिम तटीय मैदान में सबसे दक्षिणतम भाग क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे गुजरात का तट है। यहाँ पर जो जिसे काठियावाड़ तट कहते हैं, और मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, पिछली क्लास में, तट के क्वेश्चन में क्रम क्रम से ले रहा हूँ भूगोल के, और सभी की क्रम क्रम से ले रहा हूँ। तो एक टॉपिक के बाद जो दोस्तों जुड़े हुए हैं, पूरा टॉपिक ही करवा रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन तो इस प्रकार से देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो है गुजरात के 3 तट मैंने बताई थी पिछली क्लास में, और यहाँ पर जो है दोस्तों कोंकण तट है, यहाँ पर आपका कन्नड़ तट है, और जो सबसे दक्षिणी तट है यहाँ पर वो कौन सा तट है? आपका मालाबार तट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका मालाबार तट हो जाएगा। काठियावाड़ तट आपका कहाँ पर पड़ेगा फ्रेंड्स? गुजरात में पड़ेगा। कन्नड़ तट आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये कर्नाटक में पड़ेगा। और कोंकण तट आपका कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? यह आपको महाराष्ट्र लगाकर गोवा तक देखने को मिल जाता है। और मालाबार तट कहाँ पर पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। चलिए इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं कि मालाबार तट दोस्तों बात करें तो कहाँ पर है? ये केरल राज्य में पड़ता है। और जो गोवा से, वही क्यों कहूँ वैसे, इसका विस्तार जो है यहाँ से दोस्तों देखने को मिलता है। न्यू मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाता है, दक्षिणतम भाग। अगली बात करें मालाबार के तट में दोस्तों कौन सा बंदरगाह है? तो आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो है कोच्चि बंदरगाह है, मालाबार तट पर पड़ता है, कोच्चि बंदरगाह है। अगली बात करें अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो कोच्चि है इसी को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। मसाला बंदरगाह दोस्तों किसे कहते हैं? तो यहाँ दोस्तों केरल में बड़ी मात्रा में मसाला का निर्यात होता है और कोचीन बंदरगाह से ही होता है, इसलिए कोचीन या कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं? मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है।
कयाल क्या है? तो दोस्तों केरल में जो है ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, केरल में जो पाई जाए। यही तो दोस्तों खासियत बात है कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं आप देखिएगा मैंने सभी सॉल्व करवाए हुए हैं, अभी करवा रहा हूं, 2022 तक के करवा चुका हूं 2015 से। और जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो मैं जो दोस्तों हर प्रश्न के साथ मैंने जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे गए हैं। तो कयाल क्या है? जो केरल के लैगून होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और लैगून क्या होते हैं? जो समुद्र किनारे झीलें होती हैं उन्हें लैगून कह दिया जाता है, खारी झीलें होती हैं। तो जो केरल में ऐसी झीलें पाई जाती हैं उन्हें लैगून कहते हैं। अगली बात करें, वेम्बनाड झील दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? एक प्रकार की लैगून झील है और कहाँ पर है? ये केरल में है। और यहाँ पर दोस्तों नेहरू ट्रॉफी खेली जाती है। इस झील में नेहरू ट्रॉफी खेली जाती है, एक प्रकार का खेल है, बल्लम काली प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, जिसका नेहरू ट्रॉफी है। अगली बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? आपसे पूछ जाए कि मालाबार क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर मोनाजाइट जो है बालू देखने को मिल जाती है, परमाणु खनिज है। और यहाँ पर मृदा कौन सी देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है लेटराइट मृदा देखने को मिल जाएगी। इतनी जानकारी दोस्तों आपको इस प्रश्न में मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, किस तट पर शीतकाल में वर्षा होती है? दोस्तों यह जो है पूर्वी तट का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मैं बाद में मिटा दूंगा। यूं मान लीजिएगा ये वाला पूरा का पूरा, जैसे थोड़ा सा मैप में ही बात करते हैं भाई, ये मानिएगा मैं दक्षिणी भाग बनाया हुआ है भारत का, और ये जो दोस्तों पश्चिम बंगाल वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो है बोंगा तट होगा। पश्चिम बंगाल का जो तटीय भाग उसे बोंगा तट कहते हैं। उड़ीसा का जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। और जो निचला भाग है उसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। और जो आंध्र प्रदेश का तट है उसे आंध्रा तट, और तमिलनाडु का जो तट है उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न लिखे होंगे दोस्तों, तो आपको जो है ये बात मिटाना पड़ेगा, मैं भी मिटा देता हूँ। तो कहता है किस तट पर शीतकाल में वर्षा होती है? तो दोस्तों कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट कहाँ पर पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु में पड़ता है। उत्कल तट कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यह भी आपका जो है उड़ीसा में पड़ेगा। आंध्रा तट जो है आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और बोंगा तट कहाँ पर पड़ेगा? आपका वेस्ट बंगाल में पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विवादित द्वीप है आपका, ये कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। यहाँ पर जो है दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित एक स्थल है, तो वो भारत का हिस्सा माना जाता है। अगली बात करें, आपसे पूछे कि तोतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तोतीकोरिन बंदरगाह कोरोमंडल तट पर पड़ता है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और इसे मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। रामेश्वरम जो है किस द्वीप पर है? तो ये हिंदू धर्म का स्थल है, और दोस्तों पंबन द्वीप पर पड़ता है। कौन से द्वीप पर? आप क्या बताएंगे? पंबन द्वीप बताएंगे। पंबन द्वीप पर जो है देखने को मिल जाएगा। पाक जल संधि दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो आप क्या बताएंगे? पाक जल संधि है। भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो कौन सा है? आपका कन्याकुमारी है। लेकिन पूरे भारत का बात की जाए तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान में मिलेगा। भारत का मोती बंदरगाह किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? जो तोतीकोरन बंदरगाह है उसे क्या कहते हैं? भारत का मोती बंदरगाह कहते हैं। आपसे पूछे चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, ये दोस्तों सभी कहाँ पर स्थित हैं? दोनों के दोनों ये जो है आपके कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में ही स्थित हैं। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पूर्वी तट का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों बात की जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह वो है कौन सा? तो आप समझिएगा, जो एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है वह है दोस्तों पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है पूर्वी तट का। और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तरी सरकार में स्थित है, उड़ीसा के दक्षिणी तट पर स्थित है। उत्कल तट भी उड़ीसा में है, लेकिन ये उत्तरी हिस्सा है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। बोंगा तट कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है। चलिए बात करते हैं पारादीप बंदरगाह। दोस्तों यह जो है आपका कहाँ पर पड़ेगा? उड़ीसा राज्य में पड़ेगा, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। उत्तरी सरकार में जो है यह स्थित है, ऐसी मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा।
विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में जो है देखने को मिल जाता है और यहाँ से जो है लोहा का निर्यात किया जाता है। और लोहा का निर्यात कहाँ पर किया जाता है? जापान के लिए लोहा भेजा जाता है, इसलिए इसे लौह निर्यातक बंदरगाह भी कहते हैं। लौह निर्यातक बंदरगाह किसे कहते हैं? यही दोस्तों आपका ये वाला बंदरगाह क्या कहलाता है? लौह निर्यातक बंदरगाह कहलाता है। हल्दिया बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, यह आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है और यहाँ से जो है जूट का निर्यात किया जाता है। जूट बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों हल्दिया बंदरगाह है, इसी को क्या कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को जूट बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जूट का निर्यात करते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये दोस्तों आपको इतनी जानकारी किसमें देखने को मिल जाती है? इसे 9 नंबर के प्रश्न में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है और यमुना की सहायक नदी की आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अंतर्गत चंबल यमुना की सहायक है, सिंध भी है, बेतवा भी है। टोंस नदी दोस्तों एक किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा ये गंगा की सहायक नदी है। चलिए अब जो है इनसे जुड़े हुए प्रश्नों की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे? जो है टोंस नदी की बात करेंगे। इसमें टोंस नदी के बारे में देखिएगा, सबसे पहली बात टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप क्या बताएंगे कि सतना जिले की जो दोस्तों पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। दूसरी बात इसका मुहाना कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे कि जो है यह उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में जो है मिल जाती है, यही इसका मुहाना है। सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों? बीहड़ और महाना क्या है? ये दोनों रीवा में प्रवाहित होती हैं और ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अगली बात करें दोस्तों, पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा टोंस नदी पर जो है पूर्वा जलप्रपात बना हुआ है। पियावन जलप्रपात किस में बना हुआ है? दोस्तों बीहड़ नदी जो है आपकी टोंस की सहायक नदी है, तो उस पर क्या बना हुआ है? आपका पियावन जलप्रपात बना हुआ है। केवटी जलप्रपात ध्यान रखिएगा ये महाना नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? महाना नदी पर बना हुआ है, जो कि इसकी सहायक नदी है। अगली बात करें, बहुटी जलप्रपात जो है दोस्तों रीवा जिले में पड़ता है और ये किस पर? सेलर नदी पर बना हुआ है। सभी जलप्रपात कहाँ पर पड़ते हैं? रीवा में पड़ते हैं। और बहुटी जलप्रपात ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है 198 मीटर देखने को मिल जाती है। अगली बात की जाए, वाल्मीकि आश्रम दोस्तों मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप क्या बताएंगे? टोंस नदी के किनारे स्थित होता था। ध्यान रखिएगा ये नदी है, इसे दोस्तों तमस नदी भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा टोंस नदी को तमस नदी भी कहते थे। इसका ये क्या है? अन्य नाम है, यानी कि प्राचीन नाम हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्या है? ध्यान रखना है दोस्तों। इससे बाहर आपका टोंस नदी से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम करते हैं, एक एक नदियां, एक चीजें जो है उठाते हैं और पूरे जुड़े हुए प्रश्न करते हैं। और यकीन मानिएगा मैं जो है अभी भी यहाँ भी लिख करके दे रहा हूँ। 75% क्वेश्चन दोस्तों आपको एक क्लास से किसी से मिलने वाले हैं, तो इस क्लास से मिल जाएंगे। बशर्ते शर्त ये होगी कि आपको परीक्षा तक जो है पूरी क्लासें देखनी होगी, इस बात की गारंटी है। और जिस दिन हो पेपर उस दिन देख लीजिएगा और पूरी क्लासें देख लीजिएगा। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिस दिन जो है पेपर होगा, बस बात की मत पछताइएगा। इसलिए जो है क्योंकि इस प्रकार से भाई हम सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं और पूरा सिलेबस कवर कर लेने पर आप 80% क्वेश्चन तक कवर कर सकते हैं। 10-15% क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं फंसते हैं, वो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिएगा तो वो आइडिया से आते हैं। अगली बात करें, किस नदी का प्राचीन नाम कामधेनु और नित्यवाही नदी है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की नदियों से प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी की यूनिट से 3 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न है ये, कामधेनु और नित्यवाही किसी नदी को कहा जाता था? तो चंबल नदी के जो अन्य नाम होते थे, प्राचीन नाम होते थे, इसे कामधेनु और नित्यवाही कहा जाता था। अब इस प्रश्न में मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं और उनके अन्य नाम, प्राचीन नाम हो, सभी देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश की नदियों के अन्य नाम। चलिए देखते हैं। बेतवा नदी को दोस्तों पहले क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा बेत्रवती जो कहा जाता था। ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे सतधारा के नाम से भी जानते थे। बेतवा को सतधारा के नाम से भी जाना जाता था। अगली बात करें, सतधारा दोस्तों कौन है? बेतवा ही है। चंबल नदी के तो हमने देख लिए, कामधेनु और नित्यवाही, इसे दोस्तों चर्मावती भी कहा जाता था, चर्मवती भी कहा जाता था। अगली बात की जाए, केन नदी को दोस्तों कर्णावती भी कहा गया है। क्या कहा गया है? केन नदी को कर्णावती एक नाम देखने को मिलता है और एक नाम इसका जो है सुक्तिमती देखने को मिल जाता है। दोस्तों किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोई हमारी कमी रह जाती है तो उसे भी बताइएगा। मनुष्य जो गलतियों का पुतला है, कभी कभी जो गलतियां हो जाती हैं तो हमारी गलतियों को प्लीज ध्यान दीजिएगा और उन्हें जो इस प्रकार से हमारे सामने पेश कीजिएगा कि हमें लगे कि
हाँ भाई, हमने गलती की हुई है। अगली बात करें, तमसा नदी दोस्तों किसे कहा जाता था? टोंस नदी का जो प्राचीन नाम होता तमसा नदी कहा जाता था। क्षिप्रा नदी को दोस्तों शिव की बहन भी कहा जाता है, शिव की बहन भी कहा जाता है। सोन नदी को फ्रेंड्स नंद नदी के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, और नर्मदा नदी को जो दोस्तों इसे संकरी के नाम से जाना गया है। संकरी बात करें, इसे मैकल सुता भी कहा गया है, मैकल सुता भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसका कभी कभी नाम एक रेवा भी देखने को मिल जाता है प्राचीन काल में। अगली बात तो ये दोस्तों क्या थी, ये नदियां हैं हमारी, मुझे लगता है अभी कुछ नदियां छूट गई हैं भाई, पता नहीं, मैंने लिखी तो थी कहीं पर, यहाँ पर नहीं है। तो भी देखिएगा कौन कौन सी छूट गई हैं, जैसे कि एक तवा नदी है, तवा नदी का नाम नहीं देखने को मिलता है। बेनगंगा को भी नहीं देखने को मिलता। चलिए ठीक है, इतनी ही नदियां हैं शायद जिनके अन्य नाम है। ताप्ती, ध्यान रखिएगा, ताप्ती की दोस्तों बात की जाए, ताप्ती का जो अन्य नाम है इसे सूर्यपुत्री भी कहा गया है। ध्यान रखिए, क्या कहा गया है? ताप्ती को जो है सूर्यपुत्री कहा गया है। चलिए अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना दोस्तों खंभात की खाड़ी में देखने को मिल जाता की खाड़ी में नहीं है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? खंभात की खाड़ी में नहीं है। तो दोस्तों नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, तवा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न है, मिस्टेक है, यहाँ पर ताप्ती की जगह पर क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर जो बेतवा की जगह पर माही ऑप्शन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? माही हो जाएगा। तो माही नदी भी कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन तवा नदी दोस्तों खंभात की खाड़ी में नहीं जाती है, क्योंकि यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? तो आप क्या बताएंगे? होशंगाबाद में जो है यह मिल जाती है, होशंगाबाद में नर्मदा में मिल जाती है। चलिए देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी नदियां कहाँ पर गिरती हैं, कहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहली बात की जाए मध्य प्रदेश की नदियों के मुहाना, नर्मदा नदी के दोस्तों मुहाने की बात करेंगे तो ये कहाँ पर गिरती है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये नदी जो है खंभात की खाड़ी में जो है जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगली बात की जाए चंबल नदी दोस्तों, तो यह जो है किसमें मिल जाती है? यमुना में इसका मुहाना है, और कहाँ पर? यूपी में जो है मिल जाती है। सोन नदी की बात करें तो दोस्तों यह भी जो है आपकी गंगा में मिल जाती है, और कहाँ पर? यह बिहार में पटना के पास में मिल जाती है। ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों, यह भी आपकी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाती है यह भी। बेतवा की बात करें दोस्तों, यह आपकी जो है यमुना में मिल जाती है, जालौन उत्तर प्रदेश में जो है यह भी मिल जाती है। माही नदी की बात करें दोस्तों, यह आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। बेनगंगा की बात करें दोस्तों, तो यह आपकी गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? जाकर के जो है गोदावरी मिल जाती है, और महाराष्ट्र में जो है यह मिल जाती है। अगली बात की जाए, यहाँ पर भाई आगे तो इसे मिटाना पड़ेगा। सिंध नदी दोस्तों बात की जाए, सिंध नदी आपकी कहाँ पर मिलती है? ध्यान रखिएगा, यमुना में जो है यमुना में मिल जाती है, और कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तवा नदी की बात करें दोस्तों, यह आपका इसका मुहाना कहाँ पर होगा? नर्मदा में होगा, और कहाँ पर? होशंगाबाद में होगा। होशंगाबाद इसे नर्मदापुरम भी कहते हैं। टोंस नदी का मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, और ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्या थी? मध्य प्रदेश की नदियां थी, और इनके क्या थे? जो मुहाने थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों सड़कों की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का देश में स्थान है वो कौन सा है? 15वां स्थान है, याद रखिएगा। अगली बात की जाए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका जवाब क्या होगा? और एक तो मैं क्या होता है कि आंसर नहीं बना करके रखता हूँ, प्रश्न तो बना लेता हूँ किताब से तो कभी कभी। तो जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है दोस्तों वो कौन सा है? आपका NH 46 जो है आपका सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। आई थिंक गलत नहीं होगा, 634 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली बात की जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों नेशनल हाईवे 135 BB जो है आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगली बात की जाए मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में दोस्तों 46 राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले 43 हुआ करते थे। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 9000 जो है 1 किलोमीटर की समथिंग है। कितनी है? 9000 जो है 1 किलोमीटर के समथिंग है। तो आप जो है MPPSC में हालांकि प्रश्न आया हुआ था एक बार, तो वहां पर जो है 8800 किलोमीटर शायद वृद्धि हुई थी, तो उसको सही माना था क्योंकि वहां पर ऑप्शन कोई नजदीक था ही नहीं, वही था। अगली बात करें सर्वाधिक सड़क घनत्व दोस्तों कहां पर देखने को मिलता है? सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है मध्य प्रदेश के हमें सतना जिले में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछे सबसे लंबा
राजकीय मार्ग कौन सा है? तो आई थिंक दोस्तों स्टेट हाईवे 35 जो है सबसे लंबा राजकीय मार्ग है। तो ये प्रश्न दोस्तों किससे संबंधित थे? ये आपके प्रश्न है किससे, मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व से संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से ग्वालियर से प्रवेश होकर सिवनी तक जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दिए गए ऑप्शन में ये बात की जाए दोस्तों कि पूर्वी भारत में है, जो कि रीवा से जाकर के कहां तक जाता है? बालाघाट तक जाता है। रीवा से जो है बालाघाट तक जाता है। नेशनल हाईवे 44 दोस्तों यह तो ग्वालियर से जाता है आपका, कहां से? यह जो है आपका ग्वालियर से शुरू होता है और लखनऊ सिवनी तक जाता है। और नेशनल हाईवे 46 जो है दोस्तों यह है आपका मुरैना से प्रवेश करता है मध्य प्रदेश में, और ये दोस्तों राजगढ़ से प्रवेश करता है। कहां से? राजगढ़ से प्रवेश करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NH जो है आपका 44 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा मध्य प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे जो ऊर्ध्वाधर हैं दोस्तों बात की जा रही है। देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, यदि क्वालिटी कम हो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, नहीं PDF में आप जो है अच्छे से देख पाएंगे। तो ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से नेशनल हाईवे 30 है ये, यानी कि NH 30 है ये दोस्तों। कितने कहाँ से जाता है तो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप क्या याद कर लीजिएगा, जम्बू का रस दे, आप पीते हैं ना, जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, तो अब जो है आपको जामुन का जूस आज के बाद पीना है इस नेशनल मार्ग 30 के लिए। तो जा से हो जाएगा आपका जबलपुर, मा से हो जाएगा मंडला, बा से हो जाएगा बालाघाट, का से हो जाएगा कटनी, रा से हो जाएगा आपका क्या? रीवा, और सा से हो जाएगा आपका सीधी, और दे से हो जाएगा आपका क्या? डिंडोरी। डे से हो जाएगा डिंडोरी। तो ये आपके जो पूरे जिले इसमें क्या आ जाते हैं, स्टेट में दोस्तों आ जाते हैं। जरूर इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये है दोस्तों NH 34 जो है छतरपुर से प्रवेश करता है, और जो है छतरपुर फिर इसके बाद है जो है जबलपुर में जाता है, यहाँ पर जबलपुर में आ जाता है, और फिर यहाँ पर आपका सिवनी में आ जाता है, और लखनऊ सिवनी की लखनऊ में ही पड़ती है, ये लखनऊ सिवनी में ही है, समाप्त हो जाता है। ये आपका NH 44 है दोस्तों, जो मुरैना से आपका प्रवेश करता है। इस प्रकार से मुरैना से जो है ग्वालियर आते हुए, और ग्वालियर से पुनः यहाँ से जो है सागर से प्रवेश करता है, सागर के बाद ऐसे ऐसे आते हुए सिवनी तक आता है। ये क्या है आपका NH 44 है। और ये जो है दोस्तों NH आपका 46 है। तो इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ पर मैंने गलत बताया हुआ है, थोड़ा सा मैपिंग थी मेरी। तो NH 46 जो है, तो NH 46 आपका ग्वालियर से चलता है, और ग्वालियर से चलने के बाद कहाँ तक? बैतूल तक आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? NH 46 क्या होगा इसका दोस्तों? सही जवाब होगा। अगली बात करते हैं, तो ये है आपका NH 52 जो कि जयपुर से और राजगढ़ से ऐसा आते हुए देवास से इंदौर, और से इंदौर बड़वानी से जाते हुए महाराष्ट्र में चला जाता है। ये फ्रेंड्स क्या है? मध्य प्रदेश के जो है नेशनल हाईवे। यदि आपको मैप ये याद है तो निश्चित रूप से आप अनुमान काफी हद तक लगा सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में ऑप्शन आते हैं काफी दूर दूर के ऑप्शन आते हैं, नजदीक नहीं आते। यदि आते भी हैं तो आप 50% में तुक्का लगाएंगे। तो मैप जो है आप करिएगा। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, और वो कौन सा है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन है? दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो कौन है? तो उसका दोस्तों जवाब होगा हरिविनायक पाटस्कर जी, जो वो हैं जो सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। आपसे पूछा जाए सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो आपके बताएंगे पट्टाभी सीतारमैया। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा समय तक कौन राज्यपाल रहे हैं, और कौन से राज्यपाल जो कार्यवाहक के रूप में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली, और कार्यवाहक के रूप में सबसे कम समय तक कौन हो जाएंगे? PV दीक्षित हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले, तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? हरिविनायक जो है पाटस्कर जी हो जाएंगे, हरिविनायक पाटस्कर हो जाएंगे। सबसे कम समय तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे, सीतारमैया जी जो है हो जाएंगे। अगली बात करें, सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश जो है कोहली साहब हो जाएंगे, ओम प्रकाश कोहली साहब। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो हो जाएंगे दोस्तों आपके PV दीक्षित साहब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? PV दीक्षित साहब हो जाएंगे। पद्म विभूषण से सम्मानित दोस्तों राज्यपाल कौन है? ध्यान रखिएगा हरिविनायक पाटस्कर जी हैं, और इन्हें 1963 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। PV दीक्षित दोस्तों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी रहे हैं। क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के प्रथम जो है लोकायुक्त भी रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहिएगा। जो है ये प्रश्न है ना, एक क्रम में बताए जाते हैं। इसके बाद मैं अगला राज्यपाल का प्रश्न बनाऊंगा और पूरी बातें जो है एक प्रश्न में करवा दूंगा।
तो लगातार जो है इसी प्रकार से क्रम से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप जो है एक क्रम में देखिएगा, निश्चित रूप से आपको एक दिन देखेंगे कि आपका पूरा जो है एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह जो है जनजातीय परंपराओं से लिया गया प्रश्न है, और जो जनजातियां क्या होती हैं, वन में किसी वृक्ष के नीचे एक परंपरा है उनकी, पत्थर या मिट्टी से क्या बनाते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बागडूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागडूमा कहा जाता है। गुड़ी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। बागडूमा क्या है? वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर क्या कहलाता है? आपका बागडूमा कहलाता है। गुड़ी क्या होता है? जनजातियों में मातृ देवी को मनाने की प्रथा है। दोस्तों जनजातियों में जिस प्रकार से हम देवताओं को मनाते हैं, ऐसे ही मातृ देवी को मनाने की प्रथा है, और उस देवी जी को, माता जी को मनाने के लिए क्या करती हैं, वो मंदिर बनाती हैं, और उन मंदिरों को क्या कहा जाता है? गुड़ी कहा जाता है। तो गुड़ी क्या है आपके? ये भी एक प्रकार की प्रथा है जिसमें मातृ देवी के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। भीली ढावा देख लेते हैं क्या होता है। यह प्रथा जो है, भीली ढाबा की प्रथा भील जनजाति में प्रचलित है, जिसमें छोटे छोटे मंदिर या स्तूप के आकृति के जो है ढाबा बनाए जाते हैं, और ये किसके लिए बनाए जाते हैं? कोक देवता के लिए बनाए जाते हैं। उसमें चढ़ाया जाता है, मतलब कोक देवता को चढ़ावा टाइप का मंदिर बना करके चढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके भीली ढाबा कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं, जनजातियों का नया सिलेबस शामिल हो गया है। पोला क्या है? तो दोस्तों हाथी पूजन की जो प्रथा है, जनजातियों से क्या कहते हैं? पोला कहते हैं। यदि आप बुंदेलखंड के हैं, मैं तो हूँ, हमारे घर में जो है यह आपका प्रथा होती है। इस प्रथा को दोस्तों हम जो है मनाते हैं, महालक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। महालक्ष्मी पूजा के बहुत लोग इसे जानते भी होंगे, और बचपन में दोस्तों जो है जब मम्मी लोग इसमें क्या रहती थी, व्रत रहती थी, तो हम जो है मिट्टी का हाथी बनाकर लाते थे, क्योंकि उसके लिए जो क्या मिलते थे? पैसे मिलते थे भाई। तो 4-10 रुपए क्या हो उसमें चढ़ा दिए जाते थे, 1-2 रुपए चढ़ा दिए जाते थे। अब हम लोग क्या है उतने में ही खुश हो जाते थे। तो बचपन भी क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है अपना, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खैर काफी कहाँ पहुंच जाते हैं बातें करते करते। 17 नंबर का प्रश्न है, और देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला भील जनजाति से संबंधित है? दोस्तों बात करें इसमें जो डिगना चित्रकला है, ये किससे संबंधित है? गोंड जनजाति की है। और नोहडोरा भी क्या है आपकी? गोंड जनजाति की है। ढोकरा जो है दोस्तों, ये भरेवा, बैतूल में भरेवा शिल्प है। कहाँ पर? ये बैतूल में प्रचलित होती है, धातु शिल्प है ये। और पिथौरा भित्ति चित्रकला दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगी? भील जनजाति संबंधित हो जाएगी। चलिए देखते हैं पिथौरा भित्ति चित्र। दोस्तों पिथौरा क्या है? तो एक प्रकार की भित्ति चित्रकला है, मतलब दीवारों पर बनाया गया चित्र है। इस चित्र में दोस्तों किसका सर्वाधिक चित्र बनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? घोड़े का चित्र जो है सर्वाधिक बनाया जाता है। किसका चित्र? घोड़े का चित्र सर्वाधिक बनाया जाता है। भील जनजाति का ऐसा मानना है कि ईश्वर ने जो है हमें बनाकर इंसान भेजा है, इसलिए हमें चित्र बनाना चाहिए। इसकी जो है दोस्तों भूरी बाई और पेमा फत्या जो है, दोनों प्रश्न दोस्तों पीएससी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो कब का है भाई? 2020 का पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें पूछा गया था भूरी बाई को, पेमा फत्या को पहले इसके प्रश्न पूछ चुका है। दोनों ही क्या है आपके? ये पिथौरा चित्रकला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगली बात करें कि जो डिगना चित्रकला है दोस्तों, ये गोंड जनजाति में प्रचलित है, और क्या होती है कि शादी जब विवाह होता है तो उसमें जो है ज्यामितीय प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डिगना कहा जाता है। नोहडोरा क्या है? तो दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली दोस्तों गोंडी चित्रकला। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी वाला कि दीवारों पर ही बनती है, दीवारों पर बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला, जिसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। और ढोकरा क्या है दोस्तों? ढोकरा का प्रश्न भी एमपीपीएससी में आ चुका है, तो भारेवा समुदाय में प्रचलित है, और कहां पर? ये बैतूल में जो है आपकी प्रचलित है। और ये दोस्तों अलौह धातु से संबंधित है, मतलब इसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता जब इतिहास पढ़ाया तो वहां पर एक विधि पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? द्रवीय मोम विधि पढ़ाई थी। अगर वो आपने पढ़ी हुई तो निश्चित रूप से वही है। क्या किया जाता है कि एक पहले मिट्टी की क्या बनाई जाती है? मूर्ति बनाई जाती है। मिट्टी की मूर्ति में जो है क्या करते हैं? छेद करते हैं छोटा सा, और उस छिद्र में क्या किया जाता है कि जो है मोम भर दिया जाता है, मोम भर दिया जाता है। अब इस मिट्टी को जो क्या कर देते हैं? आग में पका देते हैं, तो ये पक जाती है, तब तो मोम पिघल जाता है और मोम बाहर निकल आता है, मिट्टी मजबूत हो जाती है। इसके बाद इसी छिद्र से जो है धातु को पिघला करके इसमें डाला जाता है, तो जिस आकार की मिट्टी का सांचा होता है वैसे ही क्या बन जाती है आपकी? वो धातु की मूर्ति उर्ति बन जाती है। तो यही क्या होती है? ढोकरा है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
कि आसियान देशों की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों। आसियान एक संगठन है, मध्य प्रदेश भारत की इकोनॉमी का प्रश्न है, ये दिया हुआ सिलेबस में आसियान। तो आसियान देशों की अगर प्रमुख नदी की दोस्तों बात करेंगे तो वो कौन सी है, मेकांग जो है इसकी क्या है, प्रमुख नदी है। ध्यान रखिएगा, इरावती नदी जो है आपकी ये म्यांमार में प्रवाहित होती है। इरावती नदी जो है आपकी कहाँ प्रवाहित होती है, तो म्यांमार में प्रवाहित होती है। और पद्मा दोस्तों जो आप जानते हैं, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इनका क्या कहलाती है, संगम जो है पद्मा नदी कहलाती है। सिक्यांग जो है दोस्तों यांगटी सिक्यांग नदी है, और ये क्या है, एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है आपकी। चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं आसियान के बारे में दोस्तों। तो आसियान के बारे में देखिएगा, आपसे पूछ जाए आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा कि आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछ जाए संस्थापक कौन थे दोस्तों। संस्थापक सदस्यों की बात की जाए, चूंकि संगठन दोस्तों दिया हुआ सिलेबस में अकेले, तो आपको डिटेल में से पढ़ना होगा। तो इसके 5 संस्थापक सदस्य थे, कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, थाईलैंड जो है इसके 5 संस्थापक सदस्य थे। पूछे आपसे इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि मेकांग नदी जो है दोस्तों, चूंकि मेकांग नदी दोस्तों इन सभी देशों से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे मेकांग नदी कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है क्या है, इस आसियान का मुख्यालय है। आपसे पूछे इसके कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य दोस्तों 11 है। ध्यान रखिएगा, 11वां नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि इसका जो 11वां नवीनतम सदस्य है वो है आपका तिमोर लेस्टे जो है इसका नवीनतम सदस्य है। दोस्तों इतनी जानकारी आप रखते हैं तो निश्चित रूप से अगर प्रश्न आएगा तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आज जो है SC ST से संबंधित जितने भी आरक्षण से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो लोक नियोजन में दोस्तों आरक्षण, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरियों में जो ST ST के लिए आरक्षण की बात की गई है वो की गई है दोस्तों 16(4) में बात की गई है। चलिए अब जुड़े हुए प्रश्न बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं जो है यहाँ पर सभी बातें बताना चाहता हूं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए खैर देखिएगा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति संबंधी आरक्षण संविधान में किन किन आर्टिकल में है, सभी की बात करता हूं, ध्यान रखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, अंत में जरूर करिएगा। यकीन मानिएगा सुबह से मैं 4 बजे का जो जागा हूँ, लेकिन आज शाम तक जो है एक ही क्लास जो है आज तैयार कर पाया हूँ। हालांकि डेली जो है 2 कर लेता था, लेकिन आज जो है नहीं कर पाया क्योंकि जो टाइप राइटिंग वाला होता था भाई वो नहीं है आज, तो मुझे ही करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। शिक्षा संस्थानों में दोस्तों आरक्षण की बात कीजिए, ध्यान रखिए सभी आरक्षण किसके बारे में है, तो आप ये मत कंफ्यूज रहिए कि EWS के लिए किसी और के, SC और ST के लिए दोस्तों आरक्षण है, जितने भी मैं प्रावधान बता रहा हूँ SC ST के लिए। शिक्षा संस्थानों में SC ST के लिए आरक्षण कहाँ पर किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 15(4) में जो है शिक्षा संस्थानों में आरक्षण है। आपसे पूछे कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे आर्टिकल 15(5) में जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण है। लोक नियोजन में आरक्षण कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे कि अनुच्छेद 16(4) में जो है लोक नियोजन में आरक्षण है। प्रमोशन में आरक्षण कहां बात की गई है, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 16(4)A है उसमें क्या है, प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है। बैकलॉग भर्ती में आरक्षण है, ये क्या आप मतलब इसका समझते हैं, समझिएगा कि जैसे वर्तमान में बैकलॉग भर्ती का मतलब बता रहा हूं, 500 सीटें निकली हुई हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए, और इस में यूं मानिएगा 100 सीटें जनरल के लिए आरक्षित हो गई, 100 जो है OBC के लिए आरक्षित हो गई, और जो है शेष में से 100 सीटें जो दोस्तों SC ST के लिए हो गई। तो कितनी सीटें हुए, कुल जो है 300 सीटें हुए, और जो 100 मान लीजिए भाई अन्य लोगों के, दिव्यांग सभी के लिए 200 हो गई, तो ये मतलब पूरी 500 सीटें हो गई। अब SC ST कितनी सीटें हैं, टोटल 100 सीटें हैं। अब यूं मान लीजिएगा कि जो 2025-24 की वैकेंसी है, 2024 की वैकेंसी है, तो इसमें जो है SC ST की 100 में से 50 सीटें ही भरी और 50 सीटें खाली रह गई। तो अगली बार जो वैकेंसी निकलेंगी 500 वैकेंसी, तो 100 सभी के लिए फिर आरक्षित होंगी, लेकिन इस बार जो है SC ST को मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 150 सीटें मिलेंगी। यही क्या है, बैकलॉग भर्ती है, और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 16(4)B में जो है यह प्रावधान है। अगला प्रश्न बात करें कि लोकसभा में दोस्तों अनुसूचित SC ST के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में मिल जाएगा। विधानसभा में आरक्षण जो है आपको 332 में मिल जाएगा,
पंचायती राज में आरक्षण जो है दोस्तों, पंचायती राज में जो आरक्षण मिलेगा अनुच्छेद 243 डी में मिल जाएगा, और जो नगरीय निकायों में आरक्षण है दोस्तों वो मिल जाएगा अनुच्छेद 243 टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अंत में बताइएगा, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव कार्य जो लगता है, मतलब कि हाँ भाई हमारी मेहनत सकारात्मक दिशा में जा रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया है, तो सीधा सा जवाब है अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। और इसके लिए दोस्तों अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया था, और इसका नाम बदल करके SC/ST एक्ट कर दिया गया था। कब? 1989 में कर दिया गया था, जिसे आप हरिजन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, अगर कभी प्रश्न आ जाए। अनुच्छेद 18 में क्या बात की गई है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है उपाधियों का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की क्या है यहाँ पर स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 20 में जो है दोस्तों अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी 2018 में पूछा गया प्रश्न है छत्तीसगढ़ PSC में कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि दोस्तों 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भाई साहब प्रश्न यहाँ पर नहीं है। चलिए कुछ और चीजें यहाँ पर करते हैं कि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में। आपसे पूछा जाए दोस्तों जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 2004 में जो है जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। आपसे पूछे कि दोस्तों जो है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं। दिवस आपसे कब पूछा जाएगा, तो 22 मई को आप जो है मनाते हैं। अगली बात करें दोस्तों जैव विविधता के मापन की विधियां, आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है मापन की विधियां। तो इसकी 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अल्फा विधि, एक होती है जो बीटा विधि होती है, और एक होती है जो आपकी गामा विधि होती है। भाई चिन्ह कैसा होता है गामा का, ऐसा कुछ होता है। तो देखिएगा आप गामा में लिख दिया हिंदी से, गामा विधि। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता का मापन किसी स्थानीय स्तर पर करना हो, स्थानीय स्तर पर कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। जब जैव विविधता का मापन स्थानीय स्तर पर करते हैं तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्फा विधि का। जब जैव विविधता का मापन जो है हमें किस स्तर पर करना हो? प्रादेशिक स्तर पर करना हो। किस स्तर पर? प्रादेशिक स्तर पर करना हो तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? बीटा विधि का। जब जैव विविधता का मापन दोस्तों महाद्वीपीय स्तर पर करना हो या किसी बहुत बड़े क्षेत्र में करना हो तो वहां पर क्या करेंगे? हम गामा विधि का उपयोग करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन की अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की हुई थी, तो खोज तो भाई साहब लेनिन ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? लेनिन ने की थी। लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1911 में किया था। मेंडल के बारे में आप जानते हैं। इन्होंने दोस्तों इन्हें जो है अनुवांशिकी संबंधित वैज्ञानिक है, और इन्हें जो है अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। जनक कहते हैं, हाँ ग्रेगर जॉन मेंडल को इसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और इन्होंने अनुवांशिकता के जो है नियम भी दिए हुए थे। लुई पास्चर की दोस्तों बात करें तो इन्होंने जो है जीवाणु की खोज किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि लुई पास्चर ने जो है जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज लुई पास्चर ने की थी। और इन्होंने पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किया था। पाश्चुरीकरण विधि का आविष्कार किया था। इसमें दोस्तों जो है ये प्रश्न आ चुका है MPPSC में, लेकिन वहां जीवाणु रहित न लिख करके ऑप्शन में लिखा था निर्जमीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। निर्जमीकरण। अब निर्जम इसमें जो पाश्चुरीकरण विधि है वास्तव में इसमें क्या किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है। इससे क्या हो जाते हैं दोस्तों? जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो है दूध को जमा देता है। अगर ये बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? दूध नहीं जमेगा। तो इसका उपयोग निर्जमीकरण में भी करते हैं। MPPSC में प्रश्न आया था और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अगली बात करें विटामिन के बारे में दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो विटामिन जो है कुछ बात करें वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कुछ वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं A, D, E,
और के जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। तो ये जो है आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिएगा ये प्रश्न भाई पूछा गया प्रश्न है एसएससी में, तो मैंने उठा लिया, मुझे लगा कि इसे जो है लोगों को बताना चाहिए कि भाई ऐसा भी कभी तो हिंदी अनुवाद आ जाता है। तो शुष्कच्छी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िएगा। शुष्कच्छी कोप को जो इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। और जीरोप्थैल्मिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसे जो है ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, जिसे रतौंधी रोग भी इसी को कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका विटामिन ए का हो जाएगा। तो ए में जो है दोस्तों आपका रतौंधी रोग होता है, और उसी रतौंधी को क्या कहा जाता है, क्योंकि आंखें कमजोर हो जाती हैं जब कम दिखने लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है, जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। जीरोप्थैल्मिया को हिंदी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है। आपसे मुझे विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जो है ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की कमी से नहीं होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, विटामिन के की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो सूखा रोग, इसे आप क्या कह देते हैं, रिकेटस भी कह देते हैं, यानी कि सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, स्कर्वी रोग होगा, याद रखिएगा। और आपको विटामिन जो है सी चाहिए हो तो क्या खाएंगे दोस्तों, आंवला जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन का। और आंवला जिला किसे कहते हैं, पन्ना को कहा जाता है। विटामिन ए यदि आपको चाहिए है तो गाजर इसके लिए क्या होगा, आपका बेस्ट स्रोत होगा। और विटामिन डी जो है आप सनलाइट लीजिएगा। विटामिन के लिए आयरन वगैरह खाइएगा, सब्जी, हरी सब्जी। अगली प्रश्न में बात करते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद जो है लास्ट प्रश्न होगा 25 नंबर का। समय पता नहीं कितना हो गया दोस्तों, 1 घंटे का समय मैं रखता हूँ, लगभग 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट इतना हो जाता है, पता नहीं कितना है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका आविष्कार जो है किसने किया था। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो है आपको इस प्रकार से याद रखना है, ब्रेटन, वार्डिन और शॉकले, 3 लोगों ने जो है किया हुआ था। ब्रेटन, वार्डिन और शॉकले 3 लोगों ने किया था। ये हो गए आपके ब्रिटेन, और ये हो जाएंगे आपके वार्डिन, और भाई ये हिंदी अनुवाद है, कैसा भी शॉकले ही हो गए। तो तीनों इससे क्या हो जाएंगे, उत्तर आपका हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। तो आपका जवाब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनमें उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। ट्रांजिस्टर दोस्तों वास्तव में है क्या, ये आप देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार क्या होता है भाई, अर्धचालक होता है। क्या होता है, ये अर्धचालक से बना हुआ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन होता है, और जो जर्मेनियम है ये क्या होते हैं, आपके अर्धचालक होते हैं, और इन्हीं से मिलाकर के बनाए जाते हैं। ये आप देख 3 इसके ये हैं आपके हिस्से हैं, इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या है, तो दोस्तों यह है आपका एक प्रकार का अर्धचालक से बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण है। किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें उपयोग किया गया था। अर्धचालक कौन होते हैं, तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये आपके क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। लास्ट नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी भारत में। तो इसका सही जवाब होगा कि 1970 में जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई थी। 1976 में दोस्तों एनआईसी की स्थापना की गई थी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और बहुत सी चीजें हैं भाई कंप्यूटर में, तो स्थापना की बात की जाए 2006 में जो है दोस्तों एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये आप बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास थी आज की। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, और जो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। चाहे तो आप एक लाइन में जो बता सकते हैं, कुछ भी हिंट कर सकते हैं भाई। अच्छा लगे तो आप थैंक यू बोल दीजिएगा, कुछ भी मत लिखिएगा। और बुरा लगे तो एक बुरा सा सिंबल भेज दीजिएगा, अच्छे गुस्सा वाला, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो है लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अपनी कमियां सुधारने की आवश्यकता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।